जय हिंद एंड वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके पीसीएस एग्जाम के लिए इंडियन इकोनॉमी एरिया से। राइट, सो आज आपको देखने को मिलेगा कि कुछ हम एक दो करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बाकी आपके जो स्टैटिक कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं बेसिक इकोनॉमी से रिलेटेड उनसे बेस्ड हम सवालों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक बार नजर मार लेते हैं जो आपका वीकली शेड्यूल रहता है पंजाब सक्सेस मंत्रा, जो आपके लिए इनिशिएटिव्स चला रहा है, जहां पे आप अलग अलग जो है सीरीज हम रन करते हैं, है ना, जो आपको पीछे मेरे स्क्रीन के ऊपर दिख रही होंगी। आई होप जो है आप इनको फॉलो कर रहे हो, आप इनका भरपूर फायदा उठा रहे हो, टेकिंग और मोर अटमोस्ट एडवांटेज ऑफ दीज फ्री इनिशिएटिव्स। चलिए, सो लेट्स मूव, बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन रीड्स, which of the following statement is incorrect regarding the different kinds of industries in an economy? तो ये जो सवाल है ये बेसिक इकोनॉमी से रिलेट कर रहा है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर कंसर्न्ड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है? माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील by way of further processing of raw iron is a secondary industry. Third statement कह रही है activities which are meant for assisting trade are known as auxiliaries to trade. और चौथी स्टेटमेंट कह रही है आपकी assembling industry which assembles different component parts to make a new product as in the case of television, car, computer etc. is an example of tertiary industry. हाँ जी, फटाफट जो है आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हो इसका। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, जो आपके हम बेसिक क्लासिफिकेशन करते हैं, जब हम इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं ऑन प्राइमरी बेसिस, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी एंड क्वीनरी बेसिस, है ना, 5 बेसिक क्लासिफिकेशन करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारी प्राइमरी क्लासिफिकेशन है वो डील करती है उन सारी एक्टिविटीज से जहां पे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नेचर से ही नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया। तो ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन हम सब पढ़ते हैं इकोनॉमी में बेसिक, कि वो सब रिलेट करती है किससे? जहां पे आप नेचर से जो फ्री गुड्स मिलते हैं हमें, या जो नेचर से हम चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि माइनिंग वाली एक्टिविटीज भी हो गई, तो वो सब हम किसमें क्लासिफाई करते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री में। तो इसलिए पहली स्टेटमेंट जो है वो सही है। दूसरी देखिए, जब बात कर रहे हैं माइनिंग ऑफ आयरन ओर की, तो ये क्या है? नेचर से जुड़ी हुई एक चीज है जिसमें आप प्राइमरी इंडस्ट्री से रिलेट कर रहे हो इसको। लेकिन जब उस आयरन को यूज करके फर्दर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, चाहे स्टील की, चाहे मान लो किसी और चीज की, या आप उस स्टील से फर्दर चेयर्स या टेबल कुछ बना रहे हो, है ना, तो वो क्या होगा? वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का एक एग्जांपल होगा। दैट विल बी अ सेकेंडरी एक्टिविटी, या फिर कह लो सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट होगा। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी सही है। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। देखो, यहां पे ये स्टेटमेंट थोड़ा सा शायद हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लगे, बट बड़ी आसान स्टेटमेंट है। क्या कह रही है? एक्टिविटीज विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग ट्रेड आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ऑक्सिलरीज को शायद बच्चों को नहीं पता होगा, कुछ को बता देता हूं, हम सर्विसेज भी बोलते हैं। ठीक है, कि जो सर्विस टर्शरी सेक्टर बेसिकली, है ना, तो वो क्या है? वो असिस्ट करती हैं ट्रेड को, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज, जैसे कि टेलीकॉम सर्विसेज, कि जो भी आप व्यवसाय कर रहे हो, जो भी आप मान लो, जो भी जिस भी मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन में आप इन्वॉल्व हो, उसमें आपको ये सारी अलग अलग सर्विसेज चाहिए होती हैं। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ऑक्सिलरीज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट जो है, जब हम बात कर रहे हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री की, तो देखिए यहां पे इसमें दिक्कत क्या है कि जो असेंबलिंग इंडस्ट्री है वो क्लासिफिकेशन में आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री के। इट इज नॉट अ टर्शियरी इंडस्ट्री, ये सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री नहीं है, ये सेकेंडरी आपका जो सेक्टर है उसी की सब क्लासिफिकेशन में, उसी की क्लासिफिकेशन में फॉल करती है। तो इसलिए यहां पे ये टर्शियरी जो है वर्ड, या टर्शियरी की क्लासिफिकेशन में फॉल नहीं करता। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उसमें असेंबलिंग हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो उसमें काउंट की जाती हैं सेकेंडरी आपकी जो इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, तो आंसर विल बी डी। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी, इसीलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट थी, क्योंकि हम प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में इस तरीके से बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट थी, थर्ड भी करेक्ट थी। फोर्थ मैंने आपको बता दिया कि सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जो हैं उनको हम अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, असेंबलिंग में फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, और इसीलिए वहां पे असेंबलिंग जो है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट था। ठीक है जी, चलिए, आई बिलीव ये क्लियर है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड अग्रीमेंट्स और कैरोटार रूल्स। अब ये रिसेंटली जो है आपका न्यूज में था, ये करंट अफेयर्स से एक ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। द रूल्स केम इनटू इफेक्ट इन 2022। सेकंड, दे एम्पावर द कस्टम्स ऑफिसर्स टू आस्क द इंपोर्टर टू फर्निश फर्दर इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट विद द ट्रेड अग्रीमेंट। अब इसमें से बताइए फटाफट, चाहे वीडियो को पॉज करके, कि क्या सही जवाब होगा आपको लगता है। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए जो पहली स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये फैक्चुअली यहाँ पे 2020 होना चाहिए था। दिस शुड हैव बीन 2020। अगर ये 2020 बोलते हैं हम तो सही रहता, 2022 में नहीं। ये 2 साल हो गए तकरीबन इन रूल्स को आए हुए, 2022 में 2000 नहीं आए, 2022 में नहीं आए, 2020 में आए थे। ठीक है, तो इसलिए पहली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट जो है वो सही है। क्यों? क्योंकि बेसिकली देखो, जब हम इंडिया जो है मान लो किसी कंट्री के साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट करता है, ठीक है, अगर मान लीजिए इंडिया जो है वो किसी कंट्री के साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट करता है और उस ट्रेड एग्रीमेंट के चलते हम जो है वहां से इंपोर्ट्स या वहां से इंपोर्ट करते हैं, जो वहां हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हम कोई भी टैक्सेस नहीं लगाते, कोई भी ड्यूटीज नहीं लगाते, है ना, कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगाते, तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हम उस कंट्री के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रहे हैं, एफटीए जिसको आप बोलते हो। अब यहाँ पे इन रूल्स का रिलेशन सीधे सीधे किसके साथ है? इसी ट्रेड अग्रीमेंट्स या फिर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स के साथ जो इंडिया ने अलग अलग कंट्रीज के साथ, अलग अलग देशों के साथ साइन किए हैं। तो अब मान लो अगर इंडिया का यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के साथ कोई ट्रेड अग्रीमेंट है, ठीक है, तो यहां से जो भी सामान हम भेज रहे हैं और जो भी सामान इंपोर्ट करने हैं तो उस पर टैक्सेस जो है या तो मिनिमम होंगे या फिर होंगे ही नहीं, ठीक है, ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छे तरीके से अच्छी मात्रा में हो सके, राइट। अब जो ये रूल्स हैं, यहाँ यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसी चीज को क्लैरिफाई किया है कि भाई जो भी हमारा इंडिया का किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड अग्रीमेंट है, उस ट्रेड अग्रीमेंट के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाए, ठीक है। तो इसीलिए कस्टम्स जो ऑफिसर्स हैं उनको ये पावर दी गई है अंडर दीज रूल्स कि वो इंपोर्टर से, मान लो अगर यूएई से हम इंडिया में कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जो इंपोर्टर बैठा है यहाँ पे इंडिया में, उससे हम डिटेल, कौन, कस्टम्स ऑफिसर्स डिटेल मांग सकते हैं कि जो भी वो इंपोर्ट कर रहा है वो क्या, जो हमारा उस कंट्री के साथ ट्रेड अग्रीमेंट है उसके प्रोविजंस के इन अकॉर्डेंस में है या नहीं है, उसको उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा या उसको वायलेट तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसीलिए अभी रिसेंटली ये न्यूज में था। सेकंड स्टेटमेंट से आपकी करेक्ट हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 2 ओनली, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता दिया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर अभी रिसेंटली क्लैरिफिकेशन इशू की थी और वो सारा मुद्दा जो है वो न्यूज में था, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इंडिया हैज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कौन कौन से देश हैं, इन सभी देशों में से किसके साथ हमारा जो है इंडिया का जो है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हमने साइन किया हुआ है। तो पहला है यूएई, मॉरिशस, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर। बताइए इसका क्या आंसर होगा, फटाफट मार्क करके कमेंट बॉक्स में। हाँ जी, कमेंट बॉक्स में डू मेक अ पॉइंट, ਤੁਸੀਂ सारे जरूर मार्क करना है कमेंट बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ। आई विल सर्टनली मेक श्योर कि मैं देखा कि किस किसने मार्क किया आंसर। चलो ठीक है जी, देखते हैं आंसर क्या है। देखो ये सारे कंट्रीज जो हैं, इन सभी के साथ जो है इंडिया ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो साइन किए हैं। ये सिंगापुर जो है अभी लेटेस्ट इसके साथ साइन किया था, और आसियान जो ग्रुप है ना, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसके साथ भी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो आपके सारे इसमें 1 2 3 4 5 आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी डी, ठीक है जी। अब ये देखो, ये पहले भी कमीशन जो है, चाहे आपका पीपीएससी हो चाहे आपका यूपीएससी हो, ऐसे सवाल पूछ चुका है कि इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किस कंट्री के साथ है, किस ब्लॉक के साथ हो एग्जिस्ट करते हैं। तो जब भी न्यूज में ऐसी कोई चीज होगी कि इंडिया ने लेटेस्ट अभी कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मान लो किसी के साथ साइन किया है, या किसी के ऊपर डिस्कशंस चल रही हैं, नेगोशिएशंस चल रही हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप एक बार रिवाइज करो कि हाँ कौन कौन से कंट्रीज के साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके सामने सोल्यूशन देख रहे हो आप, कि पूरी एक्सप्लेनेशन जो है मैंने आपको बता दी भाई, राइट। चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स वाज रिटन बाय एडम स्मिथ, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट, डिवाइडिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इनटू डिस्टिंक्ट एंड सेवरल कंपोनेंट प्रोसेसेस and assigning each component in the hands of a set of laborers is termed as division of labor। तो आपको बताना है यहाँ पे सही स्टेटमेंट कौन कौन सी है इसमें से।
हाँ जी, देखो डिस्कस करते हैं इसको। आई होप आपने आंसर मार्क किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर। तो देखो एडम स्मिथ को जो है हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी डिनोट किया जाता है इनको, और इनके दो क्लासिक वर्क्स हैं, एक तो हो गया थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट और दूसरा है इनका इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, तो ये दो क्लासिक वर्क्स हैं जो एडम स्मिथ के हैं इन द ईयर 1759 एंड 1776। तो इसलिए पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट की जब बात करें कि डिवाइडिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इनटू डिस्टिंक्ट एंड सेवरल कंपोनेंट प्रोसेसेस एंड असाइनिंग ईच कंपोनेंट इन द हैंड्स ऑफ अ सेट ऑफ लेबरर्स इज टर्म्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर। अब इसमें आप इसका एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मान लो एक कोई गारमेंट प्रोडक्शन या फिर गारमेंट की शॉप है, ठीक है। अब इस गारमेंट की शॉप में हो सकता है कि ये इन हाउस जो है शर्ट्स बना के बेच रहे हो, ठीक है, कि ये अपनी वर्कशॉप, इनकी गारमेंट की शॉप भी है और साथ के साथ ये एक वर्कशॉप भी रन करते हैं छोटी सी। तो ये क्या कर रहे हैं, एक उसमें टेलर होगा, ठीक है, टेलर के साथ जो है एक कटिंग वाला व्यक्ति होगा जो कपड़े को काटेगा, एक उसको सिलाई, उसकी सिलाई करेगा, उसके बाद फिर उसको स्टिच करके जो है मार्केट में या कह लो शॉप पे जो है एक सेल्समैन होगा जो उसको सेल करेगा। ठीक है, तो ये क्या है कि हमने डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया। एक व्यक्ति कपड़े को काट रहा है, दूसरा उसको स्टिच कर रहा है, तीसरा हो सकता है उसको जो है शॉप में बेच रहा है। हर एक की एक स्पेशलाइज्ड जॉब है इस पूरी प्रोसेस में। ठीक है, तो ये क्या है, सेवरल कंपोनेंट प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो इसी चीज को बोला जाता है कि डिवाइडिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इनटू डिस्टिंक्ट एंड सेवरल कंपोनेंट प्रोसेसेस। इससे क्या हो रहा है कि हर एक व्यक्ति की एक स्पेशलाइजेशन बिल्ड हो रही है, उसकी एक एक्सपर्टीज बिल्ड हो रही है। ठीक है, तो इस चीज को हम किस टर्म से या किस फ्रेज से डिनोट करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर से। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी बिल्कुल सही है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके इकोनॉमी के, तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू, बोथ आर करेक्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी। ठीक है जी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। एडम स्मिथ जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं, उनके दो क्लासिक वर्क्स हैं, एक है थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स 1759 और दूसरा है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस 1776। ठीक है जी, इसलिए पहली स्टेटमेंट सही थी। दूसरी मैंने आपको बता दिया कि डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है, जिसकी वजह से सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी सही थी। ठीक है, चलिए जब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी, पहली स्टेटमेंट की कह रही है जी, इन इकोनॉमिक्स कैपिटल रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ मैन मेड वेल्थ which is used for the further production of wealth. Second statement, labor is the least perishable than other factors of production. And third statement, in modern times an entrepreneur is called the changing agent of society. हाँ जी बच्चों, सारे जवाब दो इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में टाइप करके। चलो डिस्कस करते हैं एक करके। आई होप आपने मार्क किया है अपना आंसर कमेंट सेक्शन में। देखिए जो पहली स्टेटमेंट है जो बात कर रही है, एक तो देखो इसमें किस चीज से डील कर रहे हैं हम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। तो हम सारे जानते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इट इज लैंड, लेबर, है ना, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, या फिर कह लो ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, या फिर किसको हम बोल देते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, इनको जो ऑर्गेनाइज करता है उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, है ना। तो इसमें से पहली स्टेटमेंट किसके बारे में बात कर रही है, कैपिटल के बारे में बात कर रही है। देखो कैपिटल का मतलब सिर्फ पूंजी नहीं होता, इट इज नॉट जस्ट दैट अमाउंट ऑफ मनी विच यू पुट इन टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, है ना। उससे मतलब होता है कि जो भी मशीनरी आप लगा रहे हो, जो भी आप मान लो फैक्ट्री की बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो या फैक्ट्री बना रहे हो एक, वो सारा क्या है, आपका कैपिटल है एक तरीके से। ठीक है, तो ये जो कैपिटल है ये क्या है, मैन मेड वेल्थ है, जिससे हम और आगे वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, उससे प्रोडक्शन करके फर्दर जो है हम और प्रॉफिट्स या फिर और इनकम जनरेट कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए हम इकोनॉमी में जब कैपिटल की बात करते हैं तो हम उसको इस तरीके से भी समझते हैं कि हाँ वो ऐसी पूंजी जिसको यूज करके हम और फर्दर वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं और फर्दर पैसा जो है वो कमा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट देखो, जब हम बात करते हैं लेबर इज द लीस्ट पेरिशेबल देन अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट नहीं, यहाँ पे आना चाहिए था मोस्ट। लेबर जो है वो सबसे ज्यादा पेरिशेबल होती है।
लीस्ट पेरिशेबल नहीं होती। इसको ऐसे समझो कि अगर मान लो एक कोई लेबर है, ठीक है, एक कोई मजदूर है, उसने 7 दिन में से हफ्तों में सिर्फ 6 दिन काम किया, ठीक है, और एक दिन की उसने छुट्टी ले ली, एक दिन का उसने ऑफ ले लिया। तो जो ये एक दिन का उसने ऑफ लिया, उस दिन की उसकी जो लेबर है वो पेरिश हो गई। वो क्या हो गई, वो हम उसको स्टोर करके आगे नहीं यूज कर सकते। दैट हैज पेरिश्ड। पेरिश का मतलब हो गया कि खत्म हो गई। वो एक दिन की लेबर उसकी जो है वो चली गई, जो उसने छुट्टी ली। तो इसलिए हम उसको आगे के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते। जिस दिन वो काम पे आया उस दिन उसने काम किया, जिस दिन उसने छुट्टी ली उस दिन उसका काम नहीं हुआ, उसने उस दिन लेबर ने काम नहीं किया। तो इसीलिए कहा जाता है कि लेबर जो है, आउट ऑफ ऑल दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जितने आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, इसमें से सबसे ज्यादा पेरिशेबल कौन सी चीज है, लेबर। क्योंकि इसको हम स्टोर करके आगे के लिए नहीं रख सकते फर्दर यूज के लिए। ठीक है जी, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है, इन मॉडर्न टाइम्स एन एंटरप्रेन्योर इज कॉल्ड द चेंजिंग एजेंट ऑफ अ सोसाइटी। अब इसको देखो, यहां पे जो ये पर्टिकुलर फ्रेज है, ये क्यों है, क्योंकि हमने क्या कहा, एक एंटरप्रेन्योर का क्या काम है कि वो तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, लैंड, लेबर, कैपिटल, उनको ऑर्गेनाइज करके जो है प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है और सोसाइटी में गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन आज की डेट में हम कहते हैं कि जो ये एंटरप्रेन्योर है, इसके ऊपर और ये भी जिम्मेदारी है कि ये एक सोसाइटी में बदलाव लाने का भी काम करे। ठीक है, इसकी ये भी जिम्मेदारी है कि सही तरीके से सूझबूझ के साथ प्रोडक्शन हो, उसके हिसाब से सोसाइटी की जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करे, और साथ साथ जो है सोसाइटी में कुछ चेंज भी लाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी एंटरप्रेन्योर की है। इट इज नॉट जस्ट दैट द एंटरप्रेन्योर हैज टू ऑर्गेनाइज द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी, 2 ओनली। क्यों, क्योंकि आपसे ध्यान दो पूछा क्या था, इनकरेक्ट पूछा था। ठीक है जी, तो को पूछा कि सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा सी, ता करके आंसर विल बी डी, दैट इज 2 ओनली। ठीक है, तो मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया ये कि स्टेटमेंट 1 क्यों करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है, और थर्ड अगेन जो है करेक्ट है। क्यों, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो है वो कंबाइन करता है डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड को, लेबर को और कैपिटल को, इन राइट प्रोपोर्शन, सही प्रोपोर्शन में, और इनिशिएट करता है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं एक चेंजिंग एजेंट ऑफ द सोसाइटी। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ जो है सोशली डिजायरेबल आउटपुट जो है देता है, साथ साथ सोशल वेलफेयर को भी बढ़ावा देने की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की डेट में मॉडर्न टाइम्स में समझी जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपकी थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है जी, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, एक मिनट, इसमें कुछ इशू है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। So, which of the following statements is or are correct regarding taxes? First, excise duty, customs duty, value added tax are examples of indirect tax. Or second, when liability to pay a tax is on one person and the burden of that tax shifts on some other person, this type of tax is called a direct tax. चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की जब हम बात करते हैं तो उसका एग्जांपल आपका एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स या फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ना, ये सारे क्या हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट कि भाई ये जो टैक्सेस हैं, इन टैक्सेस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या डिफरेंस होता है, तो देखो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल एक हो सकता है इनकम टैक्स। अब जब इनकम टैक्स की बात करते हैं तो अगर मान लो आप एक इंडिविजुअल हो, मिस्टर ए, ठीक है, और आप एक कंपनी में जॉब करते हो, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, और आप 10 लाख पर एनम सैलरी ले रहे हो, ठीक है, 10 लाख आप साल की इनकम ले रहे हो, तो इसके ऊपर सरकार हो सकता है, अज्यूम करते हैं कि 5% आपसे क्या ले रही है, इनकम टैक्स ले रही है। तो ये जॉब कौन कर रहा है, आप कर रहे हो, मतलब कि ये मिस्टर ए कर रहे हैं, और यही जो है क्या पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं सरकार को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लायबिलिटी है टैक्स पे करने की वो भी इनके ऊपर है, और जो बर्डन है टैक्स पे करने का वो भी इनके ऊपर है। मतलब कि ये अपना टैक्स किसी और से पे नहीं करवाएंगे, या इनके टैक्स का बर्डन जो पे करने का है वो इनके कोई दोस्त या किसी और के ऊपर नहीं जा सकता, वो इन्हीं को पे करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स जो एक डायरेक्ट टैक्स है, या फिर कह लो डायरेक्ट टैक्सेस में जो है
लाइबिलिटी ऑफ टैक्स एंड द बर्डन ऑफ पेइंग दैट टैक्स वो एक ही व्यक्ति के ऊपर होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। तो अगर मान लो कि आपने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा पार्ले जी, जस्ट फॉर एक एग्जांपल अगर मैं कोट करूं, तो आपने ये पार्ले जी का जो बिस्किट खरीदा, मान लो 10 रुपए का था ये, ठीक है, 10 रुपीज। तो आपने जो ये शॉपकीपर को 10 रुपीज दिए, इसमें ऑलरेडी जो जीएसटी है वो इंक्लूडेड है। लेकिन वो टैक्स किसके ऊपर आया था पहले? जो शॉपकीपर था उसने जहां से वो बिस्किट खरीदा होगा, पहले वो वहां पे उसने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया। लाइबिलिटी किसके ऊपर थी? इस शॉपकीपर के ऊपर, ठीक है। लेकिन उसका बर्डन किसके ऊपर फॉल हुआ? जो एंड कंज्यूमर था, जिसने लास्ट में उसको खरीदा, जो लास्ट में उसका कंज्यूमर था किसका? उस बिस्किट के पैकेट का, उसने ये टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो पे किया। तो इसलिए क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स के केसेस में ये बोला जाता है कि जो लायबिलिटी है और जो बर्डन है वो जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति के ऊपर हो। इनडायरेक्ट टैक्स के केसेस में जो बर्डन है टैक्स पे करने का वो किसी दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि यहां पे इस एग्जांपल मैंने आपको समझाया। तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। यहां पे डायरेक्ट नहीं, यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आना चाहिए था। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा ए, दैट इज जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो सिर्फ फर्स्ट है, सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। ये बड़ा एक अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका इकोनॉमी का। आई होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में डिफरेंस पता है, ठीक है। ये मैंने समझा दिया। ये देखो मैंने आपके लिए टेबल में यहाँ कंपाइल कर दिया है, इसको आप रीड भी कर सकते हो। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड बाय टैक्स पेयर, इनडायरेक्ट में इट कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, ठीक है जी। और बाकी ये सारे डिफरेंसेस हैं, आउटलाइन कर दिए, एक बार आप इसको गो थ्रू कर लेना। चलो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट शुड बी स्पेंट इन द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस इज नोन एज कैनन ऑफ इक्वालिटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस। हाँ जी, तो इनमें से कौन सा जो है इसको सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है? देखो ये सारे 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन हैं जो हम डिस्कस करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, विच आर गिवन बाय अगेन एडम स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ ने ये 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेस जो है वो दिए हैं। यहां पे बात हो रही है कि मिनिमम पॉसिबल अमाउंट शुड बी स्पेंट इन द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस इज नोन एज कैनन ऑफ इकोनॉमी। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो सरकार जो है टैक्सेस इकट्ठे कर रही है और सरकार ने 1000 रुपए टैक्स जो है वो इकट्ठा किया, दिस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स विच द गवर्नमेंट हैज कलेक्टेड। लेकिन अब इस टैक्स की जो कलेक्शन हो रही है, उस टैक्स कलेक्शन में कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज भी इन्वॉल्व है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व है ना। हो सकता है कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ सिस्टम्स और आपने पोर्टल बिल्ड किया है। तो कैनन ऑफ इकोनॉमी ये कहता है एडम स्मिथ का कि भाई इस 1000 रुपए टैक्स को कलेक्ट करने में अगर मान लो आपने 1200 रुपए खर्च दिए, तो भाई इसका फायदा क्या हुआ? सरकार अल्टीमेटली तो 200 रुपए के नेट लॉस में है, -200 हो रहा है यहाँ पे। 1200 में से 1000 माइनस करो तो जितना आपने टैक्स नहीं इकट्ठा किया उससे ज्यादा पैसे तो आपने उसको कलेक्ट करने में खर्च दिए, तो इसलिए नुकसान में रहे आप अल्टीमेटली। तो इसलिए ये बोला जाता है कि भाई टैक्स कलेक्शन में मिनिमम अमाउंट जो है वो स्पेंड होना चाहिए उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं कैनन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है जी। चलिए, तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो ये एडम स्मिथ के 4 प्रिंसिपल्स या फिर कह लो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है, विच स्टिल फॉर्म द बेसिस ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉडर्न स्टेट, है ना। पहला है कैनन ऑफ इकोनॉमी जो हमने डिस्कस कर लिया। कैनन ऑफ इक्वालिटी मतलब कि भाई सरकार जो है वो टैक्सेस इस तरीके से इंपोज करे कि लोग जो हैं उनकी क्षमता भी हो उसको पे करने की, दे हैव द एबिलिटी टू पे देम। ऐसा नहीं कि भाई अनाप शनाप या कुछ भी बहुत ज्यादा रेट ऑफ टैक्स जो है वो आपके ऊपर इंपोज कर दिया, जनता की उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतना आपकी जो है हैसियत नहीं है पे करने की टैक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कैनन ऑफ इक्वालिटी। और वैसे भी हम क्या हैं? हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, तो इसलिए हमारे लिए तो और भी जरूरी है कि हम कैनन ऑफ इक्वालिटी को फॉलो करें, राइट। तीसरा कैनन ऑफ सर्टेनिटी। देखो सर्टेनिटी ये है कि भाई टैक्स पेयर्स में एक कॉन्फिडेंस हो कि जो वो पैसा दे रहे हैं अपना टैक्स का, उससे इकोनॉमिक वेलफेयर ही इंक्रीज होगा और सरकार जो है कोई भी इकोनॉमिक वेस्टेज या वेस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं कैनन ऑफ सर्टेनिटी। और साथ ही साथ के एक सर्टेनिटी भी रहेगी कि हाँ इतना ही टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाएगा, बहुत ज्यादा टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं करेगी सरकार। चौथा जो है कैनन ऑफ कन्वीनियंस।
अब ये कैनन ऑफ कन्वीनियंस, इसको इस तरीके से समझो कि भाई आप जो टैक्स पेयर हो, जो टैक्स पेयर है, उस टैक्स पेयर को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े वाइल ही और शी इज पेइंग देयर टैक्स। ठीक है, जो आप टैक्स में पैसे दे रहे हो, तो इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे हमारे कंट्री का जो है, इसने क्या बना रखा है, एक वेबसाइट बना रखी है ना, जहां पे आप जाके उसके आईटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके टैक्स पे भर सकते हो अपना, और इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। तो वो क्या है, कन्वीनियंट है लोगों के लिए टैक्स पे करना। ठीक है जी, चलिए, तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 7 की एक्सप्लेनेशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी इज इनकरेक्ट? फर्स्ट, commodity money was an integral part of the system of barter exchange. Second, plastic money aims for and promotes cashless transactions. Third, in India, printing, regulating of paper currencies are done by the Union Finance Ministry. And fourth, none of the above. हाँ जी, बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपको लगता है इनकरेक्ट है? चलिए शाबाश, फटाफट टाइप करिए अपना आंसर कमेंट सेक्शन में। देखिए, जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। जब हम बात करते हैं बार्टर एक्सचेंज की, थोड़ा सा मैं इसको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं कि जैसे मान लो एंशिएंट टाइम्स में या प्राचीन काल में क्या होता था कि अगर मान लो मेरे पास वीट है, ठीक है, और आपके पास क्या है, मान लो पोटेटोज हैं, या मान लो आलू है आपके पास, ठीक है, और हम दोनों को ये है कि मुझे आपसे आलू चाहिए या पोटेटो चाहिए और आपको मुझसे वीट चाहिए, तो मैं अपनी वीट का एक बैग आपको दे दूंगा और सामने से आप एक पोटैटो का बैग मुझे दे दोगे, जिसको हम बोलते थे बार्टर एक्सचेंज। तो ये यहाँ पे वीट और जो पोटैटो हैं ये किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, दे आर एक्टिंग एज कमोडिटी मनी, कि ये बेसिकली क्या है, कमोडिटीज हैं, और ये एक एक्सचेंज मीडियम की तरह जो है एक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं कमोडिटी मनी। तो बार्टर एक्सचेंज का कमोडिटी मनी जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट था। ठीक है जी, तो इसलिए पहली स्टेटमेंट जो है वो सही है। दूसरी स्टेटमेंट देखो, प्लास्टिक मनी एम्स फॉर एंड प्रमोट्स कैशलेस ट्रांजैक्शंस। अब भाई प्लास्टिक मनी का सिंपल मतलब क्या होता है कि जो भी आप कार्ड यूज करते हो, जैसे कि आपका डेबिट कार्ड, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड, तो ये क्या है, ये प्लास्टिक मनी की फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो जो ये प्लास्टिक मनी की फॉर्म्स हैं ये क्या एम करती हैं कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ज्यादा हो इकोनॉमी में, फिजिकल करेंसी में लोग कम डील करें या फिजिकल करेंसी में लोग डील ना करें। ठीक है, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे देखा, या फिर हमने कोविड के टाइम पे देखा कि ताकि वायरस जो है, वायरस का संक्रमण ज्यादा ना हो, इस करके सरकार ने भी किया कि भाई फिजिकल करेंसी ना यूज करो, घट यूज करो, ते कैशलेस ट्रांजैक्शन जेडिया ने ज्यादा यूज करो। ठीक है, ऑलराइट, सो सेकंड इज आल्सो करेक्ट। थर्ड जेडी है, इन इंडिया प्रिंटिंग रेगुलेटिंग ऑफ पेपर करेंसीज आर डन बाय नॉट बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, रादर इट इज डन बाय द, हाँ जी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिन्हों तुसी कहते हो सेंट्रल बैंक या फिर आरबीआई, है ना जी। सो थर्ड इज इनकरेक्ट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी। ठीक है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं कर दी, इन्हों कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है जी, चलिए, सो दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, एक बार तुसी ये गो थ्रू कर सकते हो। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइसेस। पहली स्टेटमेंट की कह रही है जी, टैक्सेस चार्ज बाय द गवर्नमेंट आर एडेड टू द फैक्टर प्राइस व्हाइल सब्सिडीज प्रोवाइडेड विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द फैक्टर प्राइस टू अराइव एट द मार्केट प्राइस। Second, the factor cost refers to the cost of production that is incurred by a firm when producing goods and services. हाँ जी, फटाफट आंसर मार्क करो जी कमेंट बॉक्स ਵਿੱਚ। शाबाश, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ। ठीक है, देखो डिस्कस करते हैं। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਲੱਸ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਮਾਈਨਸ ਸਬਸਿਡੀ। देखो इदा क्यों हो रहा है, मैं समझाना ਤੁਹਾਨੂੰ, एक मिनट रुक जाओ। दिस हैपन्स बिकॉज देखो फैक्टर प्राइस ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਨ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸ।
ठीक है, वो की होएगा फैक्टर प्राइस जो मैं इनू अपनी फैक्ट्री विच बनाया। ठीक है जी, उस तो बाद जब ये पेन मार्केट में जाएगा विकण ਲਈ, when this pen will be put in market, when it will go to the market for further selling, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਵੇਗਾ। मतलब कि मान लो मैं 10 रुपए का ये पेन बना के अपनी फैक्ट्री चो भेजता, 5 रुपए टैक्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ 15 रुपए हो गया। ठीक है, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈक्स। लेकिन मान लो सरकार मैंने कोई सब्सिडी दे रही है कि मैं होर पेन्स की प्रोडक्शन ਨੂੰ इंक्रीज करा, जस्ट फॉर एग्जांपल, ਤੇ मान लो सरकार ने 2 रुपए ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ। ठीक है, ਤੇ मैं फिर ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ 10 रुपए ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੈਨ ਆਇਆ 10 रुपए ਦੀ ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸਟ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ 5 रुपए ਮਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸਬਸਿਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 15 - 2 13, ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸੀਂ ਆਬਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ that is incurred by a firm when producing goods and services, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ none of the above D। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 I have already explained, market price is equal to factor cost plus indirect taxes minus subsidies। ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਫॉर द डे। हाँ जी, lowering of interest rates are likely to cause which of the following? Decrease in consumption, increase cost of borrowing, encourage saving, increase borrowing and spending। हाँ जी, दोस्तों जी की आंसर होएगा ਇਹਦਾ? शाबाश, बेसिक कॉन्सेप्ट है अगेन इकोनॉमी ਦਾ। ठीक है, देखो सीधी जी गल है, ਜਦੋਂ भी किसी इकोनॉमी ਵਿੱਚ कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट रेट्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ डिक्रीज ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। इंटरेस्ट रेट्स आर डिक्रीज्ड। ਇਹਦਾ मतलब ਹੋਇਆ कि भाई ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ you will not get a good return। ਕਿਉਂ? ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤਾਂ ਘਟਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਾ ਲਓ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, you can also think it like this, that if the interest rates are lower, कि अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हैं तो आप जो है लोन लेना आपके लिए सस्ता हो गया। कि अगर मान लो पहले 10% था इंटरेस्ट रेट, अब उसको घटा के कितना कर दिया 5%। ठीक है, तो जो ये रिडक्शन हुई 5% अब आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है लोन के ऊपर, तो आपको होगा यार लोन सस्ते हो गए तो फिर लोन ले सकते हैं हम। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बोरोइंग इंक्रीज होगी, आपके हाथ में जो है मनी सप्लाई जो है वो भी इंक्रीज होगी। मनी सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज एंड बिकॉज ऑफ दिस द स्पेंडिंग विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है जी, तो इसको इजी मनी पॉलिसी या एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी भी हम बोल देते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसलिए आंसर विल बी डी हियर, दैट इट विल लोअरिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज बोरोइंग एंड स्पेंडिंग। तो ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ डी। ठीक है जी, आई बिलीव सारा कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕਸੈਸ ਮੰਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਪੇਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਨੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ that you are making the most use of all these initiatives, right? So that is all from my side. Thank you so much. जय हिंद, मिलांगे अगले वीडियो में, तब तक stay safe, study well, bye bye।